नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो हमें बताता है कि कैसे सिर्फ एक इंसान के दिमाग ने सदियों पुराने राजवंशों को मिट्टी में मिला दिया और एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। हम अक्सर राजाओं और उनके बड़े बड़े युद्धों की बात करते हैं, है ना? लेकिन आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपनी बुद्धि को ही अपना सबसे अचूक और घातक हथियार बना लिया था। चलिए सीधे इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। सोचिए, एक भरे दरबार में क्या होता है जब एक विद्वान का घोर अपमान किया जाए। मगध के शक्तिशाली राजा धनानंद ने जब एक साधारण से दिखने वाले दुबले पतले ब्राह्मण को धक्के मारकर बाहर निकाला तो उसकी शिखा यानी चोटी खुल गई। और उसी पल उस अपमान की आग में एक ऐसी प्रतिज्ञा का जन्म हुआ जिसने प्राचीन दुनिया का नक्शा ही पलट दिया। उस ब्राह्मण ने कहा था, जब तक मैं तेरे इस घमंडी वंश का सर्वनाश नहीं कर देता तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये सिर्फ एक गुस्सा नहीं था, ये एक मास्टरमाइंड के उदय का पहला और सबसे बड़ा कदम था। तो अब आते हैं हमारी कहानी के पहले पड़ाव पर, प्रतिशोध और अखंड भारत का वो विशाल सपना। अब आपको उस वक्त के हालात समझने होंगे। हमारा भारत उस समय छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और ये राज्य आपस में ही लड़ रहे थे। एक तरफ मगध का क्रूर शासक धनानंद था और दूसरी तरफ सिकंदर महान की वो खूंखार अजेय सेना जो हमारी सरहदों पर बस दस्तक ही दे रही थी। जाहिर है, आपस में लड़ते हुए ये छोटे राज्य उस विशाल यूनानी सेना का सामना तो नहीं कर सकते थे। ऐसे में भारत को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, अखंड भारत, यानी एक ऐसा विशाल और एकजुट साम्राज्य जो किसी भी विदेशी हमले को धूल चटा सके। अब जरा इन दोनों के बीच के अंतर को देखिए। एक तरफ राजा धनानंद है जिसके पास अकूत दौलत है, लाखों की सेना है और सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। और दूसरी तरफ है आचार्य चाणक्य, ना कोई सेना ना पैसा, लेकिन उनके पास जो था वो किसी भी सेना से ज्यादा खतरनाक था, उनका तेज दिमाग और कूटनीति। इसी तेज दिमाग के साथ उन्होंने चंद्रगुप्त नाम के एक साधारण से लड़के को खोजा और उसे भविष्य के सम्राट के रूप में तराशना शुरू कर दिया। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी जीत की जो हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ी गई, सिकंदर पर वो ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक विजय। जब सिकंदर की अजेय सेना सामने खड़ी हो तो सीधी टक्कर लेना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है ना। चाणक्य इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने एक अलग ही लेवल का मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू किया। उन्होंने सिकंदर की सेना में अपने जासूस घुसा दिए। ये जासूस वहां अजीबोगरीब अफवाहें फैलाने लगे कि भारत के देवता इन विदेशों से नाराज हैं। रातों में डरावनी आवाजें निकाली जाती और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, सेना के पानी और खाने में ऐसा धीमा जहर मिला दिया गया जिससे यूनानी सैनिक रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ने लगे। और इन सब के बीच एक अफवाह ने तो मानो आग में घी का काम किया। यूनानी सैनिकों को यह यकीन दिला दिया गया कि व्यास नदी के उस पार 6000 खूंखार युद्ध हाथी और एक विशाल सेना उनका इंतजार कर रही है। सोचिए उस सेना का क्या हाल हुआ होगा। बीमारी, डर और इन खौफनाक अफवाहों ने सिकंदर के सैनिकों का मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया और उन्होंने आगे बढ़ने से ही बगावत कर दी। बिना एक भी तीर चलाए दुनिया की सबसे खतरनाक सेना को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया गया। कमाल की बात है ना। सिकंदर के लौटने के बाद चाणक्य का निशाना वापस मगध की ओर घूमा और यहां आता है हमारी कहानी का अगला हिस्सा, गर्म खिचड़ी की रणनीति। कहते हैं कि बड़े बड़ी मास्टरमाइंड भी कभी कभी मात खा जाते हैं। चाणक्य ने शुरुआत में सीधा मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया, जो एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई और उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प घरेलू किस्सा जुड़ता है। हार के बाद छिपते हुए चाणक्य ने एक माँ को अपने बच्चे को डांटते सुना। बच्चा सीधे बीच से गर्म खिचड़ी खाकर अपनी उंगलियां जला रहा था। माँ ने कहा, अरे किनारे से खाओ जहां खिचड़ी ठंडी है। बस चाणक्य को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने सीधे राजधानी पर हमला करने के बजाय अब मगध की सीमाओं और बाहरी किलों को जीतना शुरू किया, बिल्कुल किनारों से ठंडी खिचड़ी खाने की तरह। बाहरी सीमाओं पर कब्जा करने के साथ साथ दुश्मन को अंदर से खोखला करना भी उतना ही जरूरी था। और इसके लिए चाणक्य ने विष कन्याओं का इस्तेमाल किया। ये ऐसी अनाथ लड़कियां थीं जिन्हें बचपन से ही जहर की हल्की खुराक देकर बेहद घातक हत्यारों में बदल दिया गया था। इनका पसीना या एक चुंबन भी किसी की जान लेने के लिए काफी था। ये उस दौर की कूटनीति की एक खौफनाक लेकिन व्यवहारिक सच्चाई थी। इन विष कन्याओं के जरिए धनानंद के बड़े बड़े सेनापतियों और मित्र राजाओं को बिना किसी शोर शराबे के रास्ते से हटा दिया गया। अब राजधानी को चारों तरफ से घेर लिया गया था और अंततः मगध जीत लिया गया। इसके बाद शुरू होता है कूटनीति और चाणक्य के नीतियों का नया अध्याय।
युद्ध जीतने के बाद सत्ता चलाना बिल्कुल अलग खेल है। ये घटनाक्रम हमें दिखाता है कि कैसे एक विद्रोही गुट दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया। धनानंद को हराने के बाद चाणक्य ने एक चौंकाने वाला काम किया। उन्होंने धनानंद के सबसे वफादार और चालाक मंत्री अमात्य राक्षस को मारा नहीं, बल्कि उसे अपनी कूटनीति से चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बनने के लिए मना लिया। यह एक बड़ा सबक है कि एक सच्चा प्रशासक अपने दुश्मन की काबिलियत का भी सम्मान करता है और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानता है। और फिर बारी आई सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की। उसे युद्ध में हराने के बाद चाणक्य ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला, एक विवाह संधि। सेल्यूकस की बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से कर दी गई। एक विदेशी दुश्मन को अपना रिश्तेदार बना लेना, यह कूटनीति का चरम है। लेकिन रुकिए, चाणक्य की दूरदर्शिता देखिए। उन्होंने एक बहुत सख्त शर्त रखी। उन्होंने साफ कर दिया कि हेलेना का बेटा, यानी विदेशी मूल का खून, कभी भी अखंड भारत के सिंहासन पर नहीं बैठेगा। ये कदम साम्राज्य की संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया था। लेकिन वक्त के साथ सत्ता का खेल और भी जटिल होता गया। अब हम बढ़ते हैं बिंदुसार और एक बहुत ही भयानक अंतिम साजिश की तरफ। कहते हैं ना कि पूर्ण सत्ता की कीमत अक्सर बहुत भारी चुकानी पड़ती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जहर से बचाने के लिए उन्हें बचपन से ही उनके भोजन में थोड़ा थोड़ा जहर देना शुरू कर दिया था, ताकि उनका शरीर जहर का आदी हो जाए। लेकिन एक दिन गर्भवती रानी दुर्धरा ने गलती से वो जहर मिलावा खाना खा लिया। साम्राज्य के वारिस को बचाने के लिए चाणक्य को एक बेहद कठोर फैसला लेना पड़ा। उन्होंने रानी का पेट चीरकर शिशु को बाहर निकाला। उस बच्चे के माथे पर जहर का एक नीला निशान रह गया था और उसी से उसका नाम पड़ा बिंदुसार। सोचिए, जिसने अपना पूरा जीवन साम्राज्य को दे दिया, उसका अंत कैसा हुआ। दशकों बाद राजा बिंदुसार के दरबार में सुबंधु नाम के एक लालची मंत्री ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। उसने राजा को यकीन दिला दिया कि चाणक्य ने ही उनकी मां को मारा था। बिना पूरी सच्चाई जाने बिंदुसार ने अपने गुरु का भारी अपमान किया। चाणक्य ने सब कुछ छोड़ दिया और जंगल की एक झोपड़ी में चले गए। लेकिन सुबंधु का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने उस झोपड़ी में आग लगा दी। एक वफादार का अंत इस धोखे और आग में हो गया। लेकिन ठहरिए, आप एक मास्टरमाइंड की बात कर रहे हैं। चाणक्य ने मृत्यु के बाद भी न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपना अंतिम जाल बिछा रखा था। उन्होंने एक संदूक छोड़ा था जिसमें एक पत्र और अजेय बनाने वाला जादुई तेल था। सुबंधु ने लालच में आकर वो तेल अपने शरीर पर लगा लिया, लेकिन दरअसल वो तेल एक ऐसा भयानक जहर था जो त्वचा को छूते ही खून जमा देता था। सुबंधु तड़प तड़प कर मर गया और उस संदूक में रखे पत्र ने बिंदुसार के सामने उसकी मां की मौत की पूरी सच्चाई खोलकर रख दी। मरने के बाद भी चाणक्य ने साम्राज्य के गद्दारों को खत्म कर दिया। महान विद्वान का शरीर भले ही राख बन गया हो, लेकिन उनका दिमाग, वो आज भी जिंदा है। और यही है हमारी कहानी का आखिरी हिस्सा, चाणक्य के अमर विचार। उनका लिखा हुआ ज्ञान, अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति आज भी हमारी दुनिया को दिशा दे रहे हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया को अलविदा कहने से पहले ही उन्होंने चंद्रगुप्त के पोते यानी युवा अशोक की शिक्षा की पूरी व्यवस्था गुप्त रूप से कर दी थी। वही अशोक जो आगे चलकर इस साम्राज्य का सबसे महान सम्राट बना। उनकी बनाई गई रणनीतियां इतनी सटीक हैं कि आज की आधुनिक खुफिया एजेंसियां और बड़ी-बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां भी उनका अध्ययन करती हैं। ये साबित करता है कि सच्ची और स्थायी ताकत शारीरिक बल में नहीं, बल्कि एक कुशाग्र बुद्धि में होती है। तो अब हम आपके सामने एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर आज हजारों साल बाद भी आधुनिक कॉर्पोरेट रणनीतिकार और दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां अर्थशास्त्र को अपना गुरु मानती हैं, तो क्या वाकई एक इंसान की बुद्धि बड़े से बड़े साम्राज्यों से भी ज्यादा उम्र जी सकती है? जरा सोचिएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि सत्ताएं तो आती जाती रहती हैं, लेकिन ज्ञान, रणनीति और दूरदर्शिता समय की हर सीमा को हमेशा के लिए पार कर जाते हैं। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।